मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 17 पर सेक्शन जो हैं उन पर चर्चा की थी। आज मैं आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पर चर्चा करूँगा, यानी कि सेक्शन 18 से लेकर के सेक्शन 30 तक के जो मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट के प्रोविजंस हैं उन पर आज चर्चा की जाएगी। सेक्शन 18 जो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ए हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हिज लाइफ। सेक्शन 18 क्लास 1 जो है वो हस्बैंड के ऊपर वाइफ को मेंटेन करने की एब्सोल्यूट लायबिलिटी बताता है। इस धारा के उपबद्धों के अधीन यह है कि हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हो या पश्चात विवाहित हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार होगी। यानी कि क्लास 1 में जो विवाह हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के पूर्व हुए हैं या फिर जो पश्चात हुए हैं, दोनों को कवर किया है। और इसमें बताया गया है कि हस्बैंड की लायबिलिटी है कि वो अपनी पत्नी के जीवन काल में उनका भरण पोषण करे। अब क्लास 2 में ये बताया गया है कि हिंदू वाइफ अपना कोई मेंटेनेंस क्लेम को छोड़े, हिंदू वाइफ अपने मेंटेनेंस के क्लेम को छोड़े बगैर कब वो अपने पति से अलग रह सकती है। यानी कि हिंदू वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफॉर्टिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को संप्राप्त किए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी। पहला क्या है? ही इज ए गिल्टी ऑफ डिसरेशन, दैट इज से ऑफ अबेंडिंग हर विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विश और विलफुल निगलेक्टिंग हर। यानी कि उसका पति अभित्यंजन अर्थात युक्त कारण के बिना, उसकी सम्मति के बिना या इसकी इच्छा के विरुद्ध का परित्याग करके या जानबूझ करके उसकी उपेक्षा करने का दोषी हुआ। यानी कि जब उसका पति जब उसको छोड़ता है तो कोई रीजनेबल कारण ना हो, यानी कोई युक्त कारण के बिना उसको छोड़ता हो। दूसरा, उसकी सम्मति ना हो, यानी कि उसकी कंसेंट के बगैर हो। तीसरा, उसकी विल ना हो, यानी उसकी इच्छा के बगैर उसको परित्याग किया हो, या फिर जानबूझ करके उसकी उपेक्षा करते हुए उसको परित्याग किया हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर ये पत्नी अलग रहती है तो वो क्लेम भी प्राप्त कर सकती है, मेंटेनेंस का क्लेम भी करेगी और वो अलग भी रह लेगी। क्लास बी में कहा गया है कि इफ ही हैज ट्रीटेड हर विथ सच क्रूअल्टी एज टू कॉज ए रीजनेबल अप्रीहेंशन इन हर माइंड दैट ही विल बी हार्मफुल और इंजूरियस टू लाइफ विद हर हस्बैंड। यदि उसका पति उसके साथ ऐसा क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसके मन में इस बात की युक्त आशंका पैदा हो कि उसको पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा। यानी कि अगर जो हस्बैंड है उसका अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई क्रूरता करता है और क्रूरता की वजह से पत्नी के दिमाग में इस तरह का भय पैदा हो जाता है कि अगर वो अपने पति के साथ रहेगी तो पति इसको क्षति पहुंचा सकता है या उसको हानि पहुंचा सकता है। तो इन परिस्थितियों में अगर वो अपने पति से अलग रहती है तो मेंटेनेंस का क्लेम भी प्राप्त कर सकती है और वो अलग भी रह सकती है। सी में बताया गया है इफ़ ही इज सफरिंग फ्रॉम ए वेरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रेसी, यानी उसका पति जो है उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। यदि वो उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित है
तभी वो अलग रह सकती है और मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। इफ़ ही हैज़ एनी अदर वाइफ लिविंग, यदि उसकी कोई अन्य पत्नी जीवित हो, यानी कि एक से अधिक उसने पत्नी रख रखी है, तो उस कंडीशन में भी वो अलग रह सकती है और मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। If he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitual reside with a concubine elsewhere, यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है, यानी कि रखैल रखता है, या उस किसी उपपत्नी के साथ किसी अन्य स्थान में अभ्यासता निवास करता है, यानी हैबिचुअली रिसाइड करता है, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी जो है अलग रह करके मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है और ये उसका राइट है। इफ हैज सीजर टू बी हिंदू बाई कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, यदि उसके पति ने कोई अन्य धर्म में संपरिवर्तन होने के कारण हिंदू नहीं रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी अलग रह करके मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। इफ देर इज एनी अदर कॉज जस्टिफाइड फॉर लिविंग सेपरेटली, यदि उसके पृथक रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण हो। बेसिकली इसमें 6 ग्राउंड दिए गए हैं, पर 7वां जो इसका ग्राउंड है वो ये बताता है कि इन 6 ग्राउंड के अलावा भी कोई भी ग्राउंड हो सकते हैं जिसको समय समय पर न्यायालय जो है अपने केसेस के द्वारा प्रकाश में लाएगा। यानी कि ये 6 ग्राउंड ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्राउंड भी हो सकते हैं, लेकिन वो ग्राउंड रीजनेबल होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए। क्लास 3 कहता है ए हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अनचेस्टी और सीजेस टू बी हिंदू बाई कन्वर्जन टू अनदर रीजन। अब ये बताया गया है कि हिंदू पत्नी कब भरण पोषण करने की हकदार नहीं होगी। पहला इसमें जो ग्राउंड बताया गया है, यदि वो पत्नी जो है असती हो जाए, यानी कि उसका जो है करेक्टर जो है वो ठीक ना हो, हिंदू वाइफ जो है अनचेस्टी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। दूसरा ग्राउंड है कि उसने धर्म परिवर्तन ही कर लिया हो, यानी वो हिंदू ना रह गई हो, किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो गई हो, तो भी वो भरण पोषण में हकदार नहीं होगी। अब सेक्शन 19 इसका जो है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लाइफ, यानी विधवा पुत्र वधू का के भरण पोषण की बात करता है। क्लास 1 कहता है कि हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय द फादर इन लॉ, कि एक हिंदू पत्नी चाहे इसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व हुआ हो या फिर पश्चात हुआ हो, अपने पति की मृत्यु के बाद ससुर से भी भरण पोषण की हकदार। क्लास 1 जो सेक्शन 19 का है वो स्पष्ट रूप से इस बात की बात करता है। अब इसके आगे जो बताया गया है प्रोविज़ो में, वो ये बताया गया है कि कब वो नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट and to the extent that she is unable to maintain herself out of his own reigning other property, whether he has no property or own, he is unable to maintenance। परंतु यह तब जबकि उसका विस्तार उस जहाँ तक वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या उस दशा में कि उसके पास अपनी स्वयं की कोई संपत्ति न हो, वह निम्नलिखित में से किसी से भी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यानी कि अपने पति से, पिता से, माता की संपदा से, अपने पुत्र या पुत्री की संपदा से, तो उस कंडीशन में वो भरण पोषण की हकदार होगी। तो जो क्लास 1 में जो ससुर से ये कह दिया गया था कि मेंटेनेंस का राइट रखती है, तो इसके आगे जो प्रोविज़ो जोड़ा गया उसमें ये बता दिया गया है कि ये मेंटेनेंस का राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है, यदि उसके पास अपनी खुद की कमाई से या उसके पास जो प्रॉपर्टी है उससे भरण पोषण करने में असमर्थ है, या फिर उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, या फिर अपने पति या पिता या माता की संपदा से उसको कोई भरण पोषण नहीं प्राप्त हो रहा है,
या फिर अपने पुत्र या पुत्री से कोई भरण पोषण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अब क्लास 2 में एक बताया गया है कि एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall not be enforceable if the father-in-law has not the means to do from any co-personal property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share. Any such obligation shall cease on the remarriage of daughter-in-law. यदि ससुर ने अपने कब्जे में कोई ऐसी सैदायक की संपत्ति है जिसे पुत्रवधू को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ है और ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो धारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधू के विवाह पुनर्विवाह पर अंत भी हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसी कोपासनरी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है ससुर के पास में, और ऐसे कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में पुत्रवधू को कोई हिस्सा भी उसको नहीं दिया जा सकता है। तो उस स्थिति में उस ससुर जो होगा उसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा लाई नहीं करेगा, और अगर वो कर भी जाता है तो पुत्रवधू के पुनर्विवाह पर ये मेंटेनेंस का राइट जो है पुत्रवधू का समाप्त हो जाएगा। अब इसका जो अगला सेक्शन है सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पर्सन की बात करता है, यानी अपत और वैध जनकों के भरण पोषण की बात करता है। क्लास 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ए हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर legitimate or illegitimate children and his or her aged or infirm parents। यानी कि जो सेक्शन 20 का क्लास 1 है वो चिल्ड्रन और एजेड पर्सन दोनों की बात करता है। चिल्ड्रन, एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स तीनों की बात करता है। क्या है, इस धारा के बंदों के अधीन रहते हुए कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान धर्मज या अधर्मज अपत यानी कि बच्चे, वृद्ध और शीतलांग जनक यानी कि पेरेंट का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। तो यहाँ पर पूरे लाइफ टाइम में जो है भरण पोषण की बात कह दी गई है। किसकी? धर्मज या अधर्मज अपत और वृद्ध और शीतलांग जनकों के भरण पोषण की। अब आगे कहा गया है कि illegitimate और illegitimate child may be claim maintenance from his father mother so long as the child is minor। जो आगे जो इन्होंने जीवन काल के दौरान धर्मज क्लास 1 में जो जीवन काल के दौरान धर्मज या अधर्मज अपत्यों के भरण पोषण की बात कही थी, क्लास 2 में उस पर जो है पैराकेटिंग लगा दी। क्या कह दिया कि जब तक कोई धर्मज या अधर्मज अप्राप्त रहे वो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है। यानी कि जो लेजिमेट और इलेजिमेट चाइल्ड की जो मेंटेनेंस की बात है वो तभी तक है जब तक वो माइनर रहे। ये क्लास 2 में क्लियर कर दिया। अब क्लास 3 में क्या कर दिया है, द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एजेड और इनफर्म पेरेंट्स और ए डॉटर हु इज अनमैरिड extend in so far as the parent or the unmarried daughter as the case may be. He is unable to maintain himself or herself out of his or her own earning or other property। किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या विकलांग जनकों को या किसी पुत्री का जो अविवाहित हो भरण करने की बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक जनक या अविवाहित पुत्री यथास्थिति अपने उपार्जन से या अन्य संपत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ हो। यानी कि जो क्लास 1 में वृद्ध या विकलांग जनकों के भरण पोषण की बात एब्सोल्यूट बता दी गई थी, क्लास 3 में यहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगा दिया। उसमें कह दिया कि इस बाध्यता का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जो जनक हैं या अविवाहित पुत्री है अपने स्वयं के उपार्जन से या अन्य संपत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ हो। यानी कि उसे न्यायालय में ये बात बतानी पड़ेगी, ये बात साबित करनी होगी कि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। ये बात उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और जब ये न्यायालय संतुष्ट हो जाएगा
तभी वो भरण पोषण देगा। यानी कि सेक्शन 20 में जो चिल्ड्रन और एजेंट पर्सन का जो है वो राइट है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दैट वाज ए कंडीशनल राइट। अब आगे हम बात करेंगे, इसी में नीचे एक एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है। इन दिस सेक्शन पेरेंट्स इंक्लूड चाइल्डलेस स्टेप ब्रदर्स, कि इस धारा में जनक के अंतर्गत निसंतान सौतेली माता भी आती है। यानी कि एक ऐसी सौतेली माता अगर उसके बच्चा है तो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं है, लेकिन अगर वो चाइल्डलेस है तो वो भी सेक्शन 20 में मेंटेनेंस के लिए हकदार है और वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। अब किससे दावा करेगी? अपने बच्चों से दावा करेगी। अब सेक्शन 21 जो है वो डिपेंडेंट्स की बात करता है, यानी डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया गया है, आश्रित की परिभाषा दी गई है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, डिपेंडेंस मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ द डिसीज। नंबर 1, हिज और हर फादर। नंबर 2, हिज और हर मदर। नंबर 3, विडो, लेकिन विडो तब तक आश्रित की परिभाषा में आएगी जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती। उसके बाद हिज और हर सन, यानी उसका पुत्र या उसके पूर्व मत पुत्र का पुत्र या पूर्व मत पुत्र के पुत्र का पुत्र, जब तक वो माइनर है, परंतु यह तब जबकि इसका विस्तार जहाँ तक कि वह पौध की दिशा में है अपने माता पिता की संपदा से, और प्रपोज की दिशा में अपने पिता या माता की या पिता के या पिता या माता की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ। आगे है 5 में, हिज और हर मैरिड डॉटर, यानी कि उसकी अविवाहित पुत्री या उसके पूर्व मत पुत्र की अविवाहित पुत्री या इसके पूर्व मत पुत्र के पूर्व मत पुत्र की अविवाहित पुत्री, यानी कि अविवाहित पुत्री, पोती और परपोती, ये तीनों जो है डिपेंडेंस की परिभाषा में आएंगे। प्रोवाइडेड दैट the action that she is unable to obtain maintenance in the case of granddaughter from her father or mother estate, and the case of granddaughter from the estate of father or mother or father mother's states। पर यह तब की जबकि उस विस्तार तक जहाँ तक पौध की दिशा में है वो अपने पिता की माता की संपदा से यदि इसको प्रॉपर्टी कोई नहीं मिली है, और प्रॉपर्टी की दिशा में यह पिता माता या फिर पिता माता के जो पिता माता हैं उनसे कोई उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तब या फिर तब वो भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उस कंडीशन में वो डिपेंडेंस की परिभाषा में आएगी। आगे 6 में है उसकी विधवा पुत्री, लेकिन विधवा पुत्री भी कब है? परंतु यह तब जबकि उसका विस्तार जहाँ तक निम्नलिखित से अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो। यानी विधवा पुत्री डिपेंड्स की डेफिनेशन में तब आएगी जब वो निम्नलिखित में से भरण पोषण करने से में असमर्थ हो। किसमें से? पति की संपदा से, या फिर पुत्र या पुत्री की कोई प्रॉपर्टी से, या ससुर या उसके पिता से किसी की संपदा से। अगर इनमें से किसी को नहीं मिल रहा है तभी वो डिपेंडेंट्स कहलाएगी। आगे है कि अपने पुत्र की या पूर्व मृत पुत्र के पुत्र की विधवा जब तक कि वो पुनर्विवाह न कर ले। अब इसमें प्रोविजन से इसको रोका गया है कि परंतु यह तब जबकि उसका विस्तार उस जहाँ तक है कि पुत्र अपने पति की संपदा से या अपने पुत्र या पुत्री की यदि कोई हो या उसकी संपदा से या पौध की विधवा की दशा में अपने ससुर की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो। 7 है हिज और हर माइनर इलिजिटिमेट सन सो लॉन्ग एज दे रिमेन ए माइनर, यानी उसका अप्राप्त अधर्मज पुत्र जब तक वो अप्राप्त रह रहा है, उसकी अधर्मज पुत्री जबकि वो अविवाहित रहे।
तो इसमें जो है टोटल 9 लोगों के चर्चा की गई है डिपेंडेंस में, जिस पर अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया। सेक्शन 22 में ये बताया गया है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि आश्रितों को भरण पोषण की बात कही है। क्लास 1 में है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 द heirs of the deceased Hindu are bound to maintain the dependent of the deceased out of the estate inherent by them from the deceased। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन है मृत हिंदू के वारिस मृतक की विरासत से प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। अब इसमें क्लास 2 के साथ में इसको पढ़ना है। क्लास 2 में क्या कह दिया है, वेयर डिपेंडेंट हैज नॉट ऑब्टेन बाय टेस्टामेंट्री or interstate succession any share in the estate of Hindu dying after the commencement of this act, the dependent shall be entitled subject to provision of this act to maintain from those who take the estate। जहाँ तक किसी आश्रित ने इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया गया है, वह इस अधिनियम के बंधनों के अधीन यह है कि आश्रित उन व्यक्तियों के भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस संपदा को लेते हैं। क्लास 3 में कहा दिया गया है द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु टेक द स्टेट शैल इन द प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द शेयर और पार्ट ऑफ द स्टेट टेकन बाय हिम और हर। जो व्यक्ति संपदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश या भाग के मूल के अनुपात में होगा। क्लास 4 में कह दिया गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ ए डिपेंडेंट शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ अदर इफ ही और शी हैज ऑब्टेन ए शेयर और पार्ट द वैल्यू ऑफ विच इज और वुड इफ द लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट वर इन फोर्स बिकम लेस देन व्हाट वुड बी अवॉर्डेड टू हिम और हर वे ऑफ मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। उपधारा 2 या उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है, यानी कि जो कोई व्यक्ति अगर स्वयं एक डिपेंडेंट है, अन्यों के भरण पोषण के लिए दायी नहीं होगा। कब नहीं दायी होगा, यदि उसका अंश या उसका भाग जो उसे मिला हुआ है, जो उसके मूल्य उसके भरण पोषण के रूप में अधिनियम के दिन अधिनिर्णीत हो, कम हो या कम हो जाएगा यदि वो दायित्व का परिवर्तन किया जाए। यानी कि अगर किसी डिपेंडेंट को कोई पार्ट मिला है तो अगर उसका पार्ट मेंटेनेंस को देने से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में वो लायबल नहीं होगा मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात करती है कि भरण पोषण की रकम की अवधारणा किस प्रकार से की जाएगी। क्लास 1 कहता है इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and in doing so the court shall have due regard to the consideration set out in the subsection 2 or subsection 3 as the case may be so far as they are applicable। क्लास 1 कहता है कि इस बात को अवधारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या कोई भरण पोषण इस अधिनियम के बंधनों के दिन दिलाया जाए और यदि दिलाया जाए तो कितना। ऐसा करने में न्यायालय में क्लास 2 और क्लास 3 में जो शर्तें दी गई, जो बातें दी गई हैं, उनको बातों को ध्यान रखेगा। यानी कि इन द लाइट ऑफ सब क्लास 2 और सब क्लास 3 न्यायालय जो है अपनी डिस्कसिव पावर को इस्तेमाल करते हुए मेंटेनेंस के अमाउंट को तय करेगा। अब क्लास 2 में जो है वो किससे रिलेटेड है, क्लास 2 जो है वाइफ से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, एजेड है और इन्फर्म पेरेंट्स से है। यानी वाइफ, चिल्ड्रन, एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स की अगर मेंटेनेंस की बात तय करनी होगी तो क्लास 2 को ध्यान में रखा गया न्यायालय, और क्लास 3 जो है डिपेंडेंट्स की अगर मेंटेनेंस की बात होगी तो क्लास 3 को ध्यान में रखेगा। तो इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू ए वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स अंडर दिस एक्ट रिगार्डेड शैल बी हैड टू। पत्नी, अपत्य, वृद्ध या स्थिलांग जन को यदि कोई भरण पोषण की रकम इस अधिनियम के दिन दी जानी है तो उसकी अवधारणा करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखेगा। क्या बातें हैं, इसे 5 बातें दी गई हैं कि पहली है ये पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज, यानी जो पार्टीज है उसकी पोजीशन को देखेगा और इसके स्टेटस को देखेगा। यानी यदि कोई रिक्शा चालक है तो उसके मेंटेनेंस को तय करना है तो रिक्शा चालक की पोजीशन को देखते हुए
उसकी पत्नी को उसी हिसाब से मेंटेनेंस की रकम तय दी जाएगी। लेकिन यदि कोई धीरू भाई अंबानी स्तर का लेवल कोई आदमी हो, यानी कि बहुत रिच हो, तो उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही पत्नी को भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। द रीजनेबल वांट टू द क्लेमेंट्स, इसके अलावा जो है दावेदार की युक्त आवश्यकता को भी देखा जाएगा। यानी जो पत्नी या फिर जो बच्चा या फिर जो एजड और इन्फर्म पेरेंट्स जो है अगर डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी आवश्यकता क्या है कि उन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगा। इसके अलावा इफ शी क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली, तो ये देखेगा कि क्लेमेंट इज जस्टिफाई सो डूइंग सो। यानी कोई जो दावेदार है जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रहा है वो अलग रह रहा है, तो देखेगा कि क्या उसका अलग रहना न्याय उचित है। आगे दिया गया द वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम द क्लेमेंट ओन अर्निंग और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो दावेदार की संपत्ति के मूल को और ऐसी संपत्ति या दावेदार के निजी उपार्जन से या किसी अन्य सोर्स से उत्पन्न किसी आय को अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस तय करने पर यह भी देखेगा कि जो क्लेम मांग रहा है, जो क्लेमेंट है, उसके पास जो कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी कितनी इनकम है, उसकी ओन अर्निंग कितनी है, या फिर किसी अन्य सोर्स से उसके पास कौन जो कमाई आती है वो कितनी आती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते ही मेंटेनेंस की रकम तय करेगा। इसके अलावा क्या है कि द नंबर ऑफ पर्सन सो एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या को भी ध्यान रखेगा। यानी कि अगर पत्नी मान लीजिए कि मेंटेनेंस की बात करें तो पत्नी के साथ 2 बच्चे भी जुड़े हुए हैं, यानी तो 3 लोग के मेंटेनेंस पति को देना है, तो ये संख्या को भी ध्यान रखेगा। सबकी अलग अलग मेंटेनेंस तय करते में ये देखेगा कि भाई पत्नी की इनकम के प्रोफेशनल ही उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये जो न्यायालय की डिस्कशनरी पावर है बहुत सोच विचार करके दी गई है न्यायालय को, जिसमें न्यायालय जो है इन सब क्लासेस यानी ए से ई तक का जो परिस्थितियाँ दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही वाइफ के और एजड और इन्फॉर्म पेरेंट्स के और चिल्ड्रन के मेंटेनेंस के अमाउंट को तय करेगा। अब क्लास 3 में जो शर्तें दे रखी हैं, यानी कि ए से जी तक जो शर्तें दे रखी हैं, उसमें डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस तय करने की बात कही गई है और उसमें बताया गया है कि ए से जी तक का कि अगर न्यायालय जो है डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस के अमाउंट को तय करेगा तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेगा। पहला जो है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू ए डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट रिगार्डेड शैल बी हैड टू। पहला क्या है द नेट वैल्यू ऑफ द स्टेट डिसीज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ इज डेट। यानी कि अगर जो मरने वाला है उसको उसने कोई ऋण लिया है, कोई कर्जा लिया है, तो उसको कर्जे को चुकाने के बाद उसकी संपदा का जो शुद्ध मूल बचता है उसकी उस मूल को ध्यान में रखते हुए ही उसके डिपेंडेंस को मेंटेनेंस तय किया जाएगा। क्लास बी में क्या कह दिया गया है द प्रोविजन इफ एनी अंडर विल ऑफ द डिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट। यानी कि अगर मृतक ने कोई विल कर दी है डिपेंडेंस के पक्ष में या फिर पक्ष उसके डिपेंडेंस के विरुद्ध, तो उस विल के बंदों को ध्यान में रखते हुए ही मृतक विल के बंदों को ध्यान में रखते हुए ही डिपेंडेंस के मेंटेनेंस के अमाउंट को तय करेगा। आगे बताया है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, यानी कि दोनों के बीच नातेदारी की डिग्रियां क्या है उनको ध्यान में रखेगा। द रीजनेबल वांट्स ऑफ द डिपेंडेंट्स, यानी कि जो आश्रित हैं उनकी युक्त आवश्यकता क्या है मेंटेनेंस को लेने में, उसको ध्यान में रखेगा। द पास्ट रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट्स एंड द डिसीज, यानी आश्रित और मृतक के बीच भूतपूर्व संबंधों को ध्यान रखेगा। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिपेंडेंट एंड एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स, आश्रित की संपत्ति के मूल को और ऐसी संपत्ति या ऐसे आश्रित के निजी उपार्जन को या किसी अन्य स्रोतों से व्युत्पन्न किसी आय को ध्यान में रखेगा। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के आश्रितों की संख्या को
तो इस तरीके से ये 7 आधार दिए गए हैं डिपेंडेंस के अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को तय करने में क्लास 3 में। तो ये जब न्यायालय डिपेंडेंस के अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को तय करेगा तो इन 7 आधार को ध्यान में रखते ही हुए भी मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट को तय करेगा डिपेंडेंस का। और अगर चिल्ड्रन के हैं, एजेड के, इन्फर्म पेरेंट्स की बात होगी तो उस कंडीशन में क्लास 2 में जो 5 ग्राउंड दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका मेंटेनेंस को तय करेगा। आगे चलते हैं। आगे सेक्शन 24 जो है वो क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी हिंदू, यानी भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना चाहिए। तो ये बताया गया है कि जो कि ये हिंदू का पर्सनल लॉ है तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेंटेनेंस की बात है तो उसके लिए सबसे पहली क्वालिटी तो यही है, कंडीशन यही कि आपको हिंदू होना चाहिए। कि नो पर्सन शैल बी इंटाइटेड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर इफ ही और शी हैज सीजेस टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन और अनदर टू अनदर रिलीजन। यानी कोई ही है या सी है, यानी कि कोई महिला या पुरुष है, अगर उसको मेंटेनेंस लेना है तो उसे हिंदू होना पड़ेगा। अगर वो कन्वर्जन के द्वारा कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है तो वो मेंटेनेंस का राइट खो देगी। सेक्शन 25 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर और चेंज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 25 जो बात करता है कि परिस्थिति में तब्दीली होने पर भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया सकता है, तो उसमें जो परिस्थितियां जो होगी वो तात्विक तब्दीली की बात करता है, यानी कोई मटेरियल चेंजेस हुआ उसी कंडीशन में जो है मेंटेनेंस के अमाउंट को बदला जा सकता है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस whether fixed by decree of court or by agreement either before or after the commencement of this act may be altered subsequently if there are a material change in the circumstance justify such alteration। यानी कोई मेंटेनेंस की रकम जो न्यायालय के द्वारा निर्धारित कर दी हो या फिर आप दोनों पक्षकार के बीच में कोई एग्रीमेंट के द्वारा कोई मेंटेनेंस की रकम तय कर दी हो, तो ये जो रकम है इसमें तब्दीली तभी आएगी जब कोई मटेरियल चेंज आया हो आपकी परिस्थिति में, यानी पक्षकार की परिस्थिति में। मटेरियल चेंज से मतलब ये है कि मान लीजिए कोई महिला जो है वो उसके पास कोई प्रॉपर इनकम नहीं थी, बाद में पता चला उसको सरकारी नौकरी मिल गई हो, या फिर दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए जो महिला जिसने मेंटेनेंस प्राप्त कर रही थी उसने पुनर्विवाह कर लिया हो। इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो मटेरियल चेंज माने जाएंगे। तो ऐसी इस तरह के जो चेंजेस होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 आपको बताया है कि इस तरह के जो चेंजेस होंगे मटेरियल चेंज होंगे। और इस तरह का मटेरियल चेंज होगा तो अगर कोई मेंटेनेंस कोर्ट ने द्वारा तय किया हो या पक्षकार ने आपस में करार के द्वारा तय कर लिया हो तो उसमें चेंजेस के लिए सेक्शन 25 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय के सीमान के सामने जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और उसमें जो है मेंटेनेंस जो है चेंज किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। सेक्शन 26 जो है डेब्ट टू हैव प्रायोरिटी की बात करता है, यानी कि ऋणों को पूर्वकता दी जाएगी। किससे पूर्वकता दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी मेंटेनेंस से। सब्जेक्ट टू प्रोविजन कॉन्टेन इन सेक्शन 27 डेब्ट टू एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड और पेबल बाय द डिसीज शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द क्लेम्स और डिपेंडेंस फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। धारा 27 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह है कि मृतक द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत या संदेह ऋणों को और उसके अपने आश्रित इस अधिनियम के दिन भरण पोषण के दावे पर पूर्वकता दी जाएगी। यानी कोई आप पार्टीज के द्वारा अगर कोई ऋण लिया गया है बाय द कॉन्ट्रैक्ट तो और उस कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके ऋण को चुकाया जाएगा, देन उसके बाद उसकी जो उससे जो है मेंटेनेंस दिया जाएगा। सेक्शन 27 बात करते हैं मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज। मेंटेनेंस कब चार्ज होगा? A dependent claim of maintenance under this act shall not be charged on the state of the deceased or any portion thereof unless one has been created by the will of the deceased by a decree of court by agreement between dependents and the owner of the state or portion or otherwise। यानी इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा उसके प्रभाग पर तब तक के सिवाय भार नहीं होगा जब तक मृतक की विल द्वारा, न्यायालय की डिक्री द्वारा, आश्रित संपदा उसके प्रापक स्वामी के बीच करार के द्वारा या अन्यथा कोई भार न किया हुआ हो।
यानी चार्ज जो होगा वो 4 तरीके से चार्ज को होने की बात कही गई प्रॉपर्टी पर। एक तो विल के द्वारा चार्ज क्रिएट किया सकता है, या फिर न्यायालय की डिग्री द्वारा, या फिर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर ले, या फिर कोई अन्य प्रकार से। तो 4 तरीके से मेन बताया गया कि इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो है मेंटेनेंस जो है चार्ज किया जा सकता है। सेक्शन 28 इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी और राइट टू रिसीव मेंटेनेंस की बात करता है। वेदर डिपेंडेंट्स आर राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ ए स्टेट एंड सच स्टेट और एनी पार्ट thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right, or if the transfer is gratuitous but not against the transfer for consideration and without notice of right। अब इसको हिंदी वर्जन समझने का प्रयास करते हैं कि जब जहाँ तक कि आश्रितों के संपदा से भरण पोषण करने का अधिकार है और ऐसी संपदा उसका कोई भाग अंतरित किया गया जाता है, तो अंतरित को इस अधिकार की सूचना है, या यदि वह अंतरण अनुग्रहिक है तो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार का प्रवर्तन अंतरित के विरुद्ध कराया जा सकता है, किंतु ऐसे अंतरित के विरुद्ध नहीं जो सापेक्षवर अंतरित है और जिसे इस अधिकार की सूचना नहीं है। अब इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको मेंटेनेंस का राइट मिला हुआ है और उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है, और खरीदते वक्त अगर उसे उस आपके इस अधिकार के बारे में जानकारी है तो आपका अधिकार समाप्त नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी बना रहेगा और वो आप जिस व्यक्ति को बेचा गया है उससे भी आप अपना मेंटेनेंस का राइट क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपने बगैर किसी पैसा लिए उसको जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, और उसको भी आपके मेंटेनेंस के अधिकार के बारे में जानकारी है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति से भी जो है मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने प्रॉपर्टी पैसा देकर खरीदी और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आपका इस प्रॉपर्टी में कोई मेंटेनेंस का राइट मर्ज है, तो उस कंडीशन में आप उससे जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। यही सेक्शन 28 कह रहा है। अब सेक्शन 29 जो है रिपील्स की बात करता है कि निरसन और संशोधन अधिनियम 1960 की धारा 2 अनुसूची 1 द्वारा जो है ये निश्चित कर दिया गया है। सेक्शन 30 सेविंग क्लास है। क्या कह रहा है सेविंग क्लास? नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट एनी एडॉप्शन मेड बिफोर द कमीशन ऑफ दिस एक्ट एंड द वैलिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ एनी सच एडॉप्शन शैल बी डिटरमाइंड एज इफ द एक्ट हैज नॉट बीन पास्ड। कि इस अधिनियम में अंतर्निहित कोई बात इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए किसी दत्तक पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि इस एक्ट से लागू होने से पूर्व यदि कोई अडॉप्शन किया गया है तो उसका इस एक्ट लागू होने के बाद भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उस एक्ट की वैलिडिटी तय की जाएगी तो ऐसे तय की जाएगी मानो ये एक्ट पारित नहीं हुआ। तो ये था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का मेंटेनेंस का पोर्शन, जो कि सेक्शन 30 तक का दिया गया था, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जो आज समाप्त हो गया है। इसके पूर्व में मैंने 1 से लेकर 17 तक प्रोविज़न जो एडॉप्शन के थे उस पर चर्चा की थी, और 18 से लेकर 30 तक का ये सेक्शन की चर्चा मैंने अपने दूसरे लेक्चर में की गई है। इस प्रकार से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पूर्णतः समाप्त हो गया है। यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।